गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो रेस्पिरेशन चल रहा है और रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले देखिए क्रेब्स साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण पहले होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम का जब निर्माण होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर ही हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, इसी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण को, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कौन करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए ही करता है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसकी खोज किसने की थी? हैंस ए क्रेब ने की थी, ठीक है। कब? 1937 में की थी। 1937 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इसके दौरान इसे हम और किस नाम से जान सकते हैं? इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्राई और कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक साइकिल भी इसे कहा जाता है, इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। और इस दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड, तो इसमें पायरुविक एसिड का, इसके दो अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलाइसिस में। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है, ठीक है। का O2 की उपस्थिति में पूर्ण क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो जाता है या अपघटन हो जाता है, ठीक है। पूर्ण अपघटन हो जाएगा। अब देखिए, पहली ये बातों तो हमने समझ ली, लेकिन जो पायरुविक एसिड है वो सीधा क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता है। पायरुविक एसिड का पहले इसमें रूपांतरण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में रूपांतरण होता है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, यानी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का जो रूपांतरण होगा वो कहाँ पर होगा? वो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो अब अगला जो है वो हम देख लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, ठीक है। ए का निर्माण, अब सबसे पहली और मुख्य बात ये कि यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में रूपांतरण होता है। तो पायरुविक एसिड का किससे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए में रूपांतरण होता है, ठीक है। कौन सी क्रिया द्वारा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा ये होता है। और यह क्रिया पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है, ठीक है। यह क्रिया किसकी उत्प्रेरणा में होती है? ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की
उत्प्रेरणा से होती है, उत्प्रेरणा में होती है। ठीक है, यह क्रिया जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण है, ये कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होगी? ये होती है ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है इसके अंदर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पहला कौन सा है? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज। लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा होता है लिपोएट डीहाइड्रोजिनेज। तीसरा जो है वो है लिपोएट डीहाइड्रोजिनेज। इस तरह से ये तीनों एंजाइम मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं और तब जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया में 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है। सहकारकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, या 5 सहकारक भाग लेते हैं। कौन कौन से? पहला आता है TPP, जिसे हम थायमीन पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? वो है इसमें मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तीसरा क्या है? NAD+। चौथा क्या है? लिपोइक एसिड। ठीक है, चौथा क्या है? लिपोइक एसिड। और नंबर 5 क्या है? कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए। ये इसके अंदर 5 सहकारक काम आते हैं। ठीक है, देखिए जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल है उन दोनों के बीच का उत्पाद होता है, यानी कि मध्यवर्ती उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए है। और एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का रूपांतरण होता है या निर्माण होता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उत्प्रेरणा में होती है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन से? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, दूसरा लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज और तीसरा है लिपोएट डीहाइड्रोजनेज। ये तीनों मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे। चौथा, इस क्रिया में 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं वो 5 सहकारक? थायमीन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, NAD, कोएंजाइम ए और लिपोइक एसिड। ये इस तरह से 5 होते हैं। तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और फिर वो क्रेब्स साइकिल में ट्रांसफर होगा। तो इसके बनने की प्रक्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब निर्माण होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो लिपोइक एसिड है वो लगातार अवेलेबल होता रहता है और इसके अलावा NAD को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से NADH2 का निर्माण भी इस दौरान होता है। तो अब देख लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए TPP क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से थायमीन पायरोफॉस्फेट है। क्लियर? और ये किसके साथ क्रिया करेगा? ये करेगा पायरुविक एसिड के साथ क्रिया। ठीक है, किसके साथ क्रिया करेगा? ये इधर से आ जाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है उसका अणु सूत्र है ये। ठीक है, ये हो गया पायरुविक
एसिड। क्लियर? तो इस तरह से ये पायरुविक एसिड के साथ क्रिया करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम TPP कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं? TPP कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये बन जाएगा CH3COOH और ये हो गया TPP और कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। मैग्नीशियम आयन सहकारक इसमें भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Mg++ और एंजाइम कौन सा होगा? डीकार्बोक्सिलेज। और इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आ जाएगी और फिर क्या बन जाएगा? एसिटिल थायमीन पायरोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बन जाएगा। तो CH3CHOTPP, ये इसका नाम क्या है? एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इसमें बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा। यहाँ से ट्रांसफरेज एंजाइम की भूमिका है। ट्रांसफरेज जो है वो एंजाइम लिपोइक एसिड जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्रिया करता है। कौन सा? लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड इसके साथ क्रिया करेगा। तो देखिए कैसे क्रिया होती है। तो यहाँ बना देता हूँ मैं लिपोइक एसिड। ठीक है, ताकि आपको भी दिखाई दे जाए। तो ये है CH3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी CH2। ये है लिपोइक एसिड। इस तरह से ये लिपोइक एसिड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो लिपोइक एसिड जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा? इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ ये क्रिया करता है और एंजाइम कौन सा आता है? ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से ये इसके साथ क्रिया करेगा और बन जाता है एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट। क्या बन जाएगा? एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिटिल हाइड्रोलिपोएट। एसिटिल हाइड्रोलिपोएट इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान जो एक और इम्पोर्टेंट क्रिया होती है वो ये होती है कि इस दौरान जो है वो TPP का पुनः संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, जो TPP है उसका पुनः संश्लेषण हो जाता है। ये TPP बन गया है। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, पुनः संश्लेषण हो जाएगा। क्लियर। तो एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट बन चुका है। अब ये एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा, कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है। ठीक है, कोएंजाइम ए के साथ ही क्रिया करेगा। तो अब देख लेते हैं ये किसके साथ क्रिया करता है। कोएंजाइम ए के साथ ही क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा एसिटिल लिपोइक एसिड। जो लिपोइक एसिड है उसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखें हम, क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका निर्माण हो जाएगा। ये है एसिटाइल लिपोइक एसिड, इसको हम कहते हैं एसिटिल लिपोइक एसिड, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है साथ ही साथ इसके और साथ में क्या बनेगा, इसके साथ बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण भी साथ ही हो जाएगा। तो ये प्लस और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा इसके CH3COSCOA, CH3 ये बन गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है। ठीक है, ये वाला जो है ये बन गया है, अंडरलाइन कर देता हूँ और आई होप दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डीहाइड्रोजनेसिस की क्रिया भी होती है। तो डीहाइड्रोजनेसिस की जब क्रिया होती है तो वो होती है एसिटाइल लिपोइक एसिड से। किससे, इससे होती है। तो ये वापस बन जाएगा लिपोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा काम है, यहाँ पर आता है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेरणा से यहाँ पर NAD जो है उससे NADH2 का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। आपके सामने है बना हुआ। देखिए सबसे पहले जो है पायरुविक एसिड TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट जो कि एक सहकारक है, उसके साथ एक क्रिया करेगा और बना लेता है TPP कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा एसिटाइल थायमिन पायरोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पर लिपोइक एसिड की क्रिया होती है इस कॉम्प्लेक्स के साथ। तो जब लिपोइक एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से इसके साथ क्रिया करेगा तो एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट तो इधर बन जाएगा, साथ ही TPP बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वापस पुनः क्रिया करने के लिए फिर जो है एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण के लिए कोएंजाइम ए के साथ ये एसिटाइल हाइड्रोलिपोएट क्रिया करेगा। ठीक है, और ये इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एसिटाइल लिपोइक एसिड बनाएगा। तो एसिटाइल आ चुका है, लिपोइक एसिड आ चुका है। ठीक है, और इससे फिर आगे साथ ही साथ क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर डीहाइड्रोजनेसिस की क्रिया होती है जिसमें लिपोइक एसिड पुनः बन जाएगा, NADH2 का एक अणु बन जाएगा। एंजाइम कौन सा है, डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिपोइक डीहाइड्रोजनेज काम आएगा जिससे कि लिपोइक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर लिपोएट ट्रांसफरेज काम आता है। ठीक है, क्योंकि आगे क्या बनना हो रहा है, लिपोएट ही बन रहा हो रहा है, तो लिपोएट ट्रांसफरेज। और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज है यानी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है, तो यहाँ पर एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और इस दौरान एक NADH2 का अणु बनेगा और साथ ही साथ लिपोइक एसिड है उसका पुनः संश्लेषण होता रहता है। और इसीलिए
लगातार ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है तापमान गुणांक। तापमान गुणांक क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तापमान गुणांक तो ये आप अच्छी तरह से घर पे आपकी किताब में ये बना हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखें, बार बार बना करके इसको देखें। इसी तरह से ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कैसे होता है, और ये तो पता होना ही चाहिए आपको। सीधे क्रेब्स साइकिल पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर पूर्ण आपसे श्वसन पूछ लिया जाए ऑक्सीडेशन का, तो फिर आपको पूरा ही बताना पड़ेगा। ऑक्सीश्वसन के बारे में अगर पूर्ण रूप से पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आपको जो है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण, और फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर ईटीएस, सारे ही बताने होते हैं। आगे चलते हैं Q10 में, तापमान गुणांक। Q10 ये क्या बला है? Q10 के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जो है इसके अंदर क्रेब्स साइकिल के बारे में ही देखेंगे। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में हम कल ही पढ़ेंगे, आज हो नहीं पाएगा, 9 मिनट रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो और फोटो फास्फोराइलेशन, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो तो होता है लाइट की एब्सेंस में, और जो फोटो फास्फोराइलेशन है वो होता है लाइट की प्रेजेंस में। तो इसके अंतर हम देख लेते हैं। वैसे मैं आपको शायद अंतर पहले बता चुका हूँ, नहीं इसमें नहीं बताए हुए हैं। देखिए कौन कौन से अंतर होते हैं, ये हम कर सकते हैं आज तो, लेकिन साइकिल नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटो फास्फोराइलेशन में अंतर। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, और फोटो फास्फोराइलेशन, इनमें अंतर क्या है? पहला जो अंतर आता है नंबर 1, वो ये आता है कि ये तो लाइट की एब्सेंस में होती है, लाइट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, लाइट की यानी प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसमें होती है, क्लियर, लाइट की ज़रूरत होती है फोटो फास्फोराइलेशन में, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कौन सी? ऑक्सीडेटिव, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो कहाँ होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर, फोटो फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तीसरा है, यह श्वसन के समय होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कब होता है? श्वसन के समय होने वाली क्रिया। ठीक है, ये श्वसन के समय होने वाली क्रिया है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और वो फोटोसिंथेसिस के समय होती है। ये कब होती है? ये होती है फोटोसिंथेसिस के समय। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के समय होती है। फास्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के समय होता है। ठीक है, भोजन का निर्माण होता है। आगे देखिए, अगली जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सभी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सभी जीवित सेल्स में होता है। ये सभी कोशिकाओं में होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। केवल क्लोरोफिल युक्त सेल्स में होता है। ठीक है, केवल क्लोरोफिल युक्त सेल में होता है।
इसमें देखिए आणविक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या चाहिए, O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। नंबर 6 जो है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन साइटोक्रोम तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, नंबर 6 जो है इसमें है इलेक्ट्रॉन परिवहन किसके द्वारा होगा, साइटोक्रोम तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, साइटोक्रोम तंत्र का मतलब यही है ATS। और इसमें क्या होता है, PS सेकंड और PS फर्स्ट द्वारा होता है। PS फर्स्ट व PS सेकंड द्वारा होता है। ठीक है, अगला अंतर क्या आता है, नंबर 7, वो है ATP निर्माण के लिए जरूरी ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से मिलती है। ठीक है, ATP निर्माण के लिए जरूरी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोनिक एसिड से मिलती है। क्लियर, कार्बनिक एसिड से ATP निर्माण के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती है। और इसके अंदर किस में मिलती है, सूर्य की किरणों से मिलती है। ठीक है, सूर्य की किरणों से मिलती है। जो जरूरी ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में सूर्य की किरणों से। अब इसमें जो ATP बनेगी, बनने वाली ATP कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं में काम आती है। ठीक है, कहाँ काम आती है, ये कोशिकीय उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें काम आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ATP का यूज कहाँ होता है, इसमें बनने वाली ATP CO2 फिक्सेशन में काम आती है। ठीक है, CO2 फिक्सेशन में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्थिरीकरण होता है तब ATP काम आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था ना, एसिमिलेटरी एनर्जी बनेगी। फिर वो आगे जो है केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो वहाँ पर वो काम आती है। ठीक है, और इसमें देखिए H2 व O2 से जल बनता है। नंबर 9 क्या है, H2 व O2 से क्या बनता है, H2O बनता है। क्लियर। और उसमें क्या होता है, इसमें जल बनता नहीं है, इसमें H2O का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। तो ये इनके अंतर हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन और साथ ही साथ फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या अंतर है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीडेटिव के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है, श्वसन के समय होने वाली क्रिया है, सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन ETS द्वारा होता है। ATP निर्माण के लिए जो ज़रूरी ऊर्जा है वो कार्बनिक एसिड से आती है और बनने वाली ATP कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं में काम आती है और इस दौरान जल का निर्माण होता है। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, लाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्रिया संपन्न होती है, फोटोसिंथेसिस के समय होती है, केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। PS फर्स्ट व सेकंड द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। सूर्य की किरणों से ATP निर्माण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मिलती है। बनने वाली ATP कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में काम आ जाती है और H2O का प्रकाशिक अपघटन होता है। कल हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।